अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेजुबान पार्ट 58। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर जो राधिका थी वो अपनी पूरी मन की जो दुख दर्द थे सब कुछ बहा चुकी थी, बाहर कर चुकी थी पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ की तरफ गुस्सा भी थी, जिससे माया साफ शब्दों में कह देती है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिससे थोड़ी सी ताज्जुब तो होती है राधिका को कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद वो क्यों मम्मी को बचा रही है, मम्मी के लिए गोली तक ली है। और उसके बाद भी जब आरोप उसी पर आए तो उसका गुस्सा भी लाजमी थी राधिका की। लेकिन सवाल थे माया क्यों अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है। फिर भी एक वहाँ पे उसकी ब्रेक पॉइंट होती है। वो इमोशनल थी और वो अपनी सर को माया की राइट शोल्डर पे थोड़ी सी रखकर थोड़ी देर और रो लेती है जी भर के। इधर तब तक उसके राइट हैंड के जो वो पल्स मशीन थे हाथ के वो हटा चुके थे डॉक्टर ने, और वो उसी हाथ को थोड़ी थोड़ी हिलाने की कोशिश करते। कुछ हद तक वो हिला भी लेती है। हो उसकी कोहनी तक उसकी हाथ वो जाती हो, बस उसकी कोहनी में हल्की सी सहलाती है और अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, अब शांत हो जाओ मिसेस मल्होत्रा। तभी राधिका अपनी सर को उठाती है, माया की ओर देखती है, उसकी फेस को पकड़ती है और बोलती है कि दोबारा ऐसी नहीं होगी ना। यहाँ बहुत मुश्किल है ऐसे सिचुएशन को फेस करना, सच में बहुत मुश्किल। इतना तकलीफ़ मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सही जितना तकलीफ़ मुझे हो रही थी। तुम मेरे सामने थे, बेबस पड़ी थी मैं कुछ नहीं कर पाई। शांत हो जाओ। तभी वो फिर से उसकी फॉरहेड में किस करती है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आते हैं और वो कुछ और चीज़ें बताकर फिर चले जाते हैं। राधिका अब भी उसके साइड पे खड़ी थी। तभी उधर जो माया थी वो फिर से थोड़ी सी मुश्किल होती है अभी फ़िलहाल प्रॉपर बात करना, फिर भी वो कोशिश करती है। वो राधिका, हाँ हाँ बोलो ना। देविका, मुझे बात करनी है थोड़ी अकेले में। राधिका थोड़ी उसे देखने लगती है, माया भी उसकी ओर देख रही थी। लेकिन उसके बाद राधिका बस हामी भर देती है कि हाँ हाँ ठीक है ना, मैं बुलाती हूँ उनको। और यही बोलते हुए वो कमरे से जाने लगती है। देविका बाहर से बस सब कुछ देख ही रही थी, कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। जैसे ही राधिका दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है, देविका पूछती कि क्या हुआ, सब ठीक है? तुम बाहर क्यों आ गई? वो देविका जी, वो माया आपसे बात करना चाहती है अकेले में। जैसे ही देविका ये सुनती है वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। अकेले में बात करना चाहती है का मतलब कुछ तो है, अब वो ज़रूर सीरियस कुछ ना कुछ है। यही समझकर वो अपने आंसू को पोंछ कर बोलती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। और वो अंदर जाती है। वो अंदर जाके साइड में ही बैठती है, वहाँ पे चेयर थे वहाँ पे बैठती है। अब वो क्या बात करती है ये तो वो और माया की बीच की बातें ही थे जो कमरे से बाहर आते ही नहीं है। इधर राधिका बस बाहर से ही अब देख रही थी। वो अपनी हाथ की कोहनी को पकड़ रही थी जहाँ पर माया को जब होश आई थी उसने पहली बार टच करी थी अब की बार, तो वो बस सहला रही थी। इधर अक्षु बेंच पे बैठी हुई थी। जैसी वो देखती है राधिका बाहर आई है, वो फटाक से उठ के आती है राधिका के पास। तू ठीक है ना? हाँ। वो भाई साहब, तब जाकर राधिका अक्षु की ओर देखती है और उसे हक करती है। वो हाँ मैं ठीक हूँ। वो उसे वो आंखें खोली है और मुझे देखी भी है, मुझसे बात भी करी है। हाँ ठीक है। तू यार जान ले मेरी यार, ऐसे कौन करते हैं? कल से यार पागलों की तरह तेरे पीछे घूम रही हूँ ना, तू देख भी रही है और ना ही रिस्पॉन्स कर रही थी। ऐसे कौन करते हैं? मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आई। अक्षु, हर ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जो जिस क्षण वो मेरी ऐसे बाहों में थी ना,
उसकी आंखें बंद थी। तुझे तुझे मैं नहीं समझा सकती हूँ यार, मुझे मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। मेरी दुनिया उजड़ रही थी हर एक लम्हे में, हर एक सेकंड में। अगर वो नहीं आती तो शायद, ये बकवास मत कर तू, वो नहीं आती तो शायद मैं बकवास करती रहती है। ऐसे नहीं होते यार, उसे उनको कुछ नहीं होते। लेकिन मैंने तुझे ऐसे कभी नहीं देखी। मेरी खुद की हाल बेहाल हो चुकी थी, तू समझ भी सकती है। ज़ारा, इकबाल, वो दोनों, वो भी कितने परेशान हैं। ज़ारा तो सुबह से मुझे हर थोड़ी देर में कॉल कर रही है, क्या कंडीशन है। थोड़ी देर पहले मैंने कंफर्म करी कि हाँ अब ठीक है वो, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं हुई। तभी राधिका थोड़ी और कसते हक करती है, सॉरी, पर अब तेरी सॉरी का क्या करूँ मैं, अचार डालूं? जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई यार। ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है, क्या कर सकती हूँ मैं इसमें। हाँ चल ठीक है, कम से कम वो ठीक हो गई, और अब तू भी ठीक हो जा प्लीज़, उन्हें कुछ नहीं होगी। मुझे समझ नहीं आ रही है यार, मुझे क्या बोलनी चाहिए इस समय में, क्या नहीं, मुझे नहीं पता यार। बस इतना कहूँगी कि यार राधू, मैं तुझे उस हालत में नहीं देख सकती, ये बेजान सी मैं नहीं देख सकती तुझे। तभी राधिका बोलती कि हाँ ठीक है, तो अब तो रोना बंद कर देना, अब तो तू भी तो रो रही है। तभी राधिका आंखों से आंसू को पोंछती हुई बोलती कि ठीक है, नहीं रोती। गजब ही है साला, ये प्यार ने जिंदगी झंड बना के रख दी है। मतलब प्यार आ गई तो दोस्ती की चीज़ें ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं तो क्या है। अरे प्यार गए तेल लेने, कम से कम दोस्ती में जी, ऐसा है नहीं। अब तो समझ आ गई यार, तेरे लिए दोस्ती से ज़्यादा तेरी प्यार मायने लगती है। तभी राधिका उसे घूरने लगती है कि इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है तो दोस्ती भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, दिख गई सारी दोस्ती की पूरी चीज़ें, फरमाइशें अच्छे से देख ली मैंने। जान ना, यहाँ गले में पकड़ते हुए बोलती कि यहाँ आ चुके थे, पूछ रही थी, बात कर रही थी, तेरी हाथ पकड़ रही थी, तू एक क्षण के लिए भी नज़रों को मेरी तरफ कर ही नहीं है। सबकी हालत ना बदतर थे यार, तू समझ भी सकती है क्या बीती हमारे ऊपर। अंकल वो रो रहे थे तेरे सामने, तू फिर भी थोड़ी सी भी रिस्पॉन्स नहीं करी, समझ भी सकती है। हाँ समझ सकती हूँ कि क्या करूँ मैं, माया को ऐसे देख के मुझे और कुछ सोच ही नहीं है। चल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड तो हूँ मैं। प्यार के आ गई तू, मुझे भूल गई। सबसे पहले तो तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं होनी चाहिए थी, पर वो हुई ही नहीं। अब तो वही है। ऐसी बात नहीं है अक्षु। हाँ ठीक है, समझ गई मैं, और कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे भी तू कल से कुछ खाई नहीं, कुछ खा लेते हैं पहले। कहीं ना कहीं मैं भी भूखी हूँ और मुझे भूख बहुत लगी है। राधिका से घूरने लगती है कि क्या मतलब है इसका। अब क्या मतलब का क्या, तेरे चक्कर में मैं खाऊं भी ना, मुझे भूख लगी है। बस सुबह थोड़ी सी वो चाय पी ली थी, वो देविका जी ने बोले थे तो थोड़ी सी चाय नाश्ता कर ली थी, तब से तो भूखी हूँ मैं। तू भी नहीं खाई तो मेरे गले से भी खाना नहीं उतरी, तो मैं क्या करूँ। अब सब ठीक है तो खाऊंगी ना मैं। गजब की है तू। तभी जैसे ही राधिका अक्षु से बात कर ही रही थी, साइड में से अचानक उसकी नज़र जाती है जहाँ पर उसके पापा खड़े हुए थे और उसकी मम्मी। भाई साहब वो बात तो कर ही रही थी अक्षु से, लेकिन नज़र पड़ते ही मिसेस वर्धन की ओर वो घूरने लगती है। अक्षु भी नोट करती है कि राधिका अचानक वहाँ पे क्या देख रही है। वो जैसी ही समझ जाती है, वो बोलती है कि देख राधू, भड़क मत, तू थोड़ी सी शांत हो जा। ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो गए नहीं है, वो कल से यही है अंकल के साथ। वही तो, जब मैंने इनको बोल दी थी कि यहाँ से चले जाए तो ये यहाँ पर अभी तक कर क्या रही है। तभी राधिका जाने लगती तो अक्षु पकड़ लेती उसके हाथ। क्या कर रही है, हॉस्पिटल में है हम, मत भूल। अच्छे नहीं लगते यार ऐसे भीड़ जाना एकदम से। समझ सकती हूँ तेरी गुस्सा को, टोटली अंडरस्टैंड, पर ये जगह सही नहीं है बहस करने के लिए। लड़ाई करने के लिए बहुत सारे वक्त मिल जाएगी तुझे
जगह भी मिल जाएगी, फिलहाल नहीं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि मिस्टर आशीष मल्होत्रा आते हैं एकदम से। बेटा तुम ठीक हो? तभी राधिका उनकी ओर देखते हैं, बोलते कि जी वो मैं ठीक हूँ। मिस्टर आशीष मल्होत्रा एक बार वहाँ से अंदर की ओर झाँकते हैं। वो ग्लास से ही अंदर के नज़ारा देख सकते थे। माया कुछ तो बात कर रही थी देविका से, इतना वो एंश्योर हो जाते कि शायद माया ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। तो बस अब वो आगे बोल पड़ते कि ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। राधिका जैसे ही सुनती है वो बोलती कि क्यों अंकल, क्यों जाने होंगे? आप तो मिले भी नहीं हैं माया से। बेटा मिलना सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माया को गुस्सा आ सकता है इसमें। मैं नहीं चाहता कि मुझे देख के वो फिर से गुस्सा करे। फिलहाल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए कभी और आ जाऊंगा, हम चलते हैं। तभी राधिका बोलती कि पर एक बार तो मिल लीजिए ना, बात कर लीजिए उनसे। नहीं ना, अगर देख लिया हम यहाँ पे हैं तो गुस्सा करने लगेगी। फिलहाल उसको तुम्हारी ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस याद कर लेना। हम चलते हैं। अब राधिका बहुत रिक्वेस्ट करती तो है कि नहीं एक बार आप मिल के जाइए माया से, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। वो वहाँ से चले जाते। जाने से पहले एक बार मिस्टर आशीष मल्होत्रा जो राधिका की मम्मी की ओर एक नफरत भरी लुक देकर जाते हैं, जिससे कोई फ़र्क तो पड़ती नहीं है मिसेस वर्धन को। इधर राधिका की मम्मी राधिका को देख चुकी थी कि वो अक्षु से बात कर रही थी। उनके साथ राधिका के पापा भी आने लगते हैं, और जैसे ही थोड़ी ही दूर में थे राधिका हाथ दिखा देते हैं, खबरदार मिस सपना बंसल, अगर एक भी कदम मेरी ओर बढ़ाई भी तो मुझे ना आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? बेहतर होगी कि अपना वक्त ज़ाया मत करें यहाँ पे रुक के। तभी राधिका के पापा सामने आते हैं। बेटा शांत हो जाओ। पापा आपको मुझसे बात करने हैं, शौक से करें, लेकिन अपनी बीवी से कहिए यहाँ से चले जाए, उनसे मेरी कोई नाता नहीं है। ये बात सुनते ही सपना बंसल बोल पड़ती है, अच्छा रिश्ता ना हुई कोई खिलौना हो गई कि बस जब चाहो तब खेल लिया, जब चाहो तब साइड में रख दिया। तुम्हारी बोलने से नाता नहीं तोड़ जाएगी हमारी, मत भूलो मैंने तुम्हें जन्म दिया है। उसी बात की तो दुख है कि आपने मुझे जन्म दिया है। अब मुझे डर है कि कहीं ना कहीं आपकी ये सारे बर्ताव, आपका ये नेचर अगर मुझ में आ गई तो मैं क्या करूँगी? मैं आपकी जैसी कभी नहीं बनना चाहती, और इसी बात की अब दुख है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे जन्म दिया। ये बात सुनते ही उसकी मम्मी मुट्ठी कंच लेती है। राधिका के पापा फिर थोड़े आगे आके बोलते कि बेटा बस। पापा आपको क्या लगते हैं अब भी आप उनकी तरफदारी करेंगे? अब भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ तो हो गया ना, कर तो लिया उन्होंने। आज मेरी माया इस जगह पर इन्हीं की बदौलत है। और क्या बोलूं मैं आपको, क्या समझाऊं? क्या कुछ और समझाने को बाकी है पापा? बेटा मैं कुछ समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो बस तुम्हें देखने के लिए अभी तक यहाँ पे ठहरी हुई है। बस तुम ठीक हो कि नहीं यही जाननी है उसे। अगर मैं ठीक भी ना हूँ ना पापा, अगर मैं मर भी जाऊँ, ये बात जैसे ही उसकी मम्मी सुनती है, बस एक और लफ्ज़ नहीं बोलोगी तुम। क्यों, सुनी नहीं जा रही आपसे? पर मुझे तो लगती है इन सारी चीज़ों से आपको कोई फ़र्क पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन कान खोल के सुन लीजिए मिस सपना बंसल, आज के बाद मैं जीऊँ मरूँ या मेरे साथ कुछ भी हो, उस सारी चीज़ से आपको कोई मतलब आगे से, आज के बाद से नहीं होनी चाहिए। मुझसे 100 कदम दूर रहिएगा, मुझसे, मेरी माया से और हमसे जुड़े हर एक चीज़ से। आगे से मैं आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहूँगी। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतनी ही आपके लिए बेहतर है। वैसे जो हरकतें आपने करी ना, उसकी बात मैं आपको छोड़ने वाली नहीं थी।
लेकिन पता नहीं माया को क्या सूझी कि वो नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं, तो बस उसके लिए चुप हूं, वरना मैं अपनी हद पार करने से पीछे नहीं हटती। मिस सपना बंसल, ध्यान रखिए। उसकी बातें इतनी चुभ रही थी मिसेस वर्धन को कि वो ज़्यादा सुन नहीं पाती है। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में हल्की से आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। उसके पापा एक बार पीछे पलट के देखते हैं। क्या कर रही हो बेटा, वो माँ है तुम्हारी। पापा बस अब और नहीं, अब तो उनकी साइड मत लो। आप तो सब कुछ आंखों के सामने हुआ है पापा, अब तो बस कर दीजिए आप। अब उन्होंने अपनी हद से ज़्यादा पार कर दी है और इस बार मैं किसी भी हाल में नहीं मानने वाली। और इसमें शायद अब अगर आपसे भी मुझे लड़ाई करनी पड़े तो पापा मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे मजबूर मत कीजिए पापा कि मैं आपसे भी मुंह फेर लूँ। उसके पापा थोड़ी सी शॉक हो जाते हैं। बहुत गुस्से में थी और कहीं ना कहीं उसका गुस्सा भी जायज़ तो थे ना ऐसे माहौल में। तभी अक्षु बोली कि बस कर जा, क्या बोली जा रही है अंकल को। अरे मैंने देखी है वो किस तरह से गिड़गिड़ाया है तेरे लिए, ऐसे तो मत बोल। गुस्से में बोली जा रही है, समझ भी आ रही है क्या किसे बोल रही है। हाँ ठीक है, आंटी के लिए गुस्सा मैं समझ सकती हूँ और मैं नहीं बोलूँगी कुछ उसमें, लेकिन कम से कम अंकल को ऐसे बातें मत बोल। तो वो चुप हो जाती है। इधर मिसेस वर्धन जो हॉस्पिटल से बड़ी गुस्से में निकल रहे थे, तभी उनके मोबाइल बार बार बीप हो रहे थे। वाइब्रेशन में दे चुके थे वो, तो बीप होता है। जैसे ही वो बीप होने लगता है वो फ़ोन की ओर देखती है एक पल और फिर वो रिसीव करती है। पता नहीं किसके नंबर थे, वो प्रॉपर नंबर को ध्यान से देखे भी नहीं है, बस ऐसे स्क्रीन से टच करते हुए बस कान में लगा दिए। हेलो मिस सपना बंसल। कौन? मैं कौन हूँ ये जानने से पहले तेरे लिए फ़िलहाल ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे तेरे साथ क्या क्या होगा। ये बात सुनते ही मिसेस वर्धन खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि क्या मतलब? मतलब तो तुझे बहुत जल्द समझ आ ही जाएगा। जितनी बेरहमी से तूने मेरे बेटे को मारा है ना, उससे बदतर मौत मैं दूंगा तेरी ही आंखों के सामने, उसी जगह पर जहाँ पर तूने मेरे बेटे को मारी है, उसी जगह पर तेरी आंखों के सामने उससे बदतर मौत दूंगा मैं तेरी बेटी को, राधिका वर्धन को। तू बस खड़ी होकर अपनी बेटी की मौत देखेगी, उसी बेरहमी के साथ, बल्कि उससे बदतर मौत। जैसी ही मिसेस वर्धन ये बात सुनती है वो अपनी मुट्ठी खींच लेती है। अच्छा, तू मारेगा मेरी बेटी को? छू के दिखाना। सपना बंसल हूँ और बहुत अच्छी से अपनी बेटी की रक्षा करना जानती हूँ। किसके आदमी है तू? माया के? ये बात जैसे ही सामने वाला इंसान सुनता है वो थोड़ा सा हंस पड़ता है। उसका हंसी इतना भयंकर था कि क्या ही बोले। मिसेस वर्धन थोड़ी सी चुप तो हो जाती है। मैं किसके आदमी हूँ या कौन हूँ ये तो अब मिलकर ही पता चलेगा तुझे, और बहुत जल्द। अभी भी उसी जगह पर मेरे बेटे के खून अब भी मेरी ओर देख रहे हैं, और जिस दिन मैं तेरे सामने आ गया उस दिन तेरी और तेरी बेटी की आखिरी दिन होगी। पहले तो मैं तेरे सामने तेरी बेटी को मारूंगा और उसके बाद तुझे। बस तैयार रहना, बहुत जल्द मुलाकात होगा। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिसेस वर्धन वहीं पे खड़ी थी, फ़ोन की ओर देख रही थी, नंबर की ओर बहुत अच्छी से देखती है कि ये किसका नंबर है। वो समझ नहीं पा रही क्योंकि इस नंबर से इससे पहले कभी कॉल नहीं आए। वो अपने भाई केशव बंसल को कॉल करते हैं और ये जो अभी बात हुई है फ़ोन पे वो सारी चीज़ें बताती है। ज़रा पता करो कि ये नंबर किसका है, मैं भी तो देखूं कि किस में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे लड़कारे कि मेरे सामने मेरी बेटी को मारेगा। और हाँ, ये भी कि इस इंसान के साथ माया का कोई कनेक्शन तो नहीं है ना।
और हमें ये भी पता करने पड़ेंगे कि माया का प्लान क्या है, आखिर वो क्या चाहती है। बाकी मैं कुछ चीज़ें आपको भेजती हूँ, उन सब के बारे में पता कीजिए। यही बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। निकल कर वो कहीं तो चली जाती है। इधर अक्षु वो बहुत हद तक समझा देती है। कहीं ना कहीं राधिका भी थोड़ी शांत हो चुकी थी। हाँ ठीक है, गुस्से में बोल देती है चीज़ें। वैसे फिर उसके पापा जैसे ही थोड़ी सी मायूस होने लगते हैं तो राधिका अपने पापा को हक करता है। सॉरी पापा, लेकिन मैं क्या करूं? कहीं ना कहीं आपकी बीवी ने आज मुझे इस जगह पर खड़ी होने पर मजबूर किया है। और आप भी तो कभी तो सच का साथ दो आप। बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम दोनों के चीज़ें ठीक नहीं होने दे रहे हैं। हाँ मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारी माँ गलत है, लेकिन बेटा हर चीज़ में वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए फ़िक्र करती है। पापा ये कैसा फ़िक्र है कि अपनी बेटी की फ़िक्र में उसकी ही मोहब्बत को ऐसे। पापा मैं क्या समझाऊँ आपको, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है पापा प्लीज़। खास करके उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, तो क्या हम उसके अलावा कुछ और बात कर सकते हैं? प्लीज़ पापा, मुझे आपको थोड़ी सी भी ठेस नहीं पहुंचानी है अपने शब्दों से। प्लीज़ पापा। तो उसके पापा भी थोड़े शांत हो जाते हैं। दूसरी ओर माया और देविका के बीच बहुत सारे बात होते हैं। आखिर में देविका इतनी शौक थी और वो बोलती है कि देखो माया, मैं फ़िलहाल यही बोलूँगी कि फ़िलहाल तुम ठीक हो जाओ, फिर हम ये सारी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। मैं तब भी सही थी और मैं अब भी सही हूँ। तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानना चाहती, लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हारी जो कंडीशन है, मैं तुम्हें जितना बोली तुम उतना ही करो। देविका चुप हो जाती है। एक्चुअली माया ने उसे कुछ तो करने के लिए कही थी। देविका वहाँ पर कुछ देर खड़ी रहती है। तभी माया बोलती है, सुनाई नहीं थी तुम्हें? डू यू वॉक प्रॉपर्ली? फाइन, ठीक है, मैं देखती हूँ, ध्यान रखना। और यही बोलते हुए वो जा ही रही थी कि अचानक वो रुक जाती है, पलट कर माया को देखती है। अच्छा, वो वैसे भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगी, बट मम्मी शाम तक आ जाएगी। आई नो कि तुम्हें ये सारी चीज़ पसंद नहीं है, बट एटलीस्ट जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इसके आगे और कुछ नहीं। बस ये मत बोल देना कि मिलना नहीं है। वो कल से बहुत परेशान है, बस एक बार मिलेंगी और चली जाएगी। बस यही रिक्वेस्ट करनी थी। और यही बोलते हुए वो निकल जाती है। वो जैसे ही निकलती है, इधर राधिका और अक्षु दोनों खड़े थे, उसके पापा भी। तभी राधिका देविका की ओर आती है। देविका बहुत ज़्यादा सीरियस थी और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रहे थे कि परेशान है वो। राधिका बोलती कि क्या हुआ, आप ठीक है? उन्होंने कुछ बोले है क्या आपको? नहीं, तुम ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पे रहो, अच्छे से ध्यान दो। बाकी शायद मुझे आते आते थोड़ी लेट हो जाए, पर मैं आऊँगी ज़रूर। खुद का ध्यान रखना, मिलते हैं बाद में। पर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ काम है। राधिका और आगे वो कुछ नहीं बोलती है, वो बस वहाँ से चली जाती है। अक्षु बोलती है कि स्ट्रेंज, अभी तक तो वो बहुत इमोशनल थी, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे दूर से तुम दोनों को देख के। अब इतनी सीरियस होके वो कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता। वो अक्षु से बात कर रही थी, पता नहीं राधिका को कुछ तो महसूस हो रही थी। राधिका बोलती कि मुझे थोड़ी सी अजीब सी क्यों लग रही है, जैसे कि मैंने कुछ मिस कर दी। क्या मतलब? पता नहीं, मैं कुछ तो भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है ना, जब याद आ जाएगी तब पता हो जाएगी।
अब चल, मैं भी माया मैम से मिल ही लेती हूँ। हाँ चल चल। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं, उधर माया, वो अपनी आंखों को बंद करके रखी थी। जैसे ही राधिका उसके पास में जाती है, उसकी हाथ के ऊपर वो हाथ रखती है, माया तुरंत आंखें खोलती है। भाई साहब, उस वक्त माया की आंखें जो लाल थी, राधिका थोड़ी देर के लिए घबरा सी जाती है। अब वो बोलती कि क्या हुआ। मानो कि माया फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो शायद राधिका को वो चीज़ समझाना नहीं चाहती थी या दिखाना नहीं चाहती थी। अक्षु भी शॉक थी कि हो क्या रही है यहाँ पर। तभी राधिका फिर बोलती है, उसकी फॉरहेड को छूते हुए, क्या हुआ, कहीं कहीं पे दर्द हो रहा है क्या? हाँ, अच्छे नहीं लग रहा है क्या? क्या हुआ, कुछ हुआ है? नथिंग, मैं ठीक हूँ। तो फिर अचानक क्या हो गई? तुम्हारी आंखें इतने लाल लाल कैसे हो गए? जब मैं गई थी तब तो ठीक थी ना? मिसेस मल्होत्रा, काम डाउन, मैं ठीक हूँ। तभी अक्षु बोल पड़ती है कि आई होप आप ठीक होंगी। आपने कुछ क्षण के लिए डरा ही दिया। वैसे आपकी बात भले ही अलग हो, पर फिलहाल आपके लिए मैं अपनी दोस्त को खोते खोते बची हूँ। जैसे ही अक्षु ये बोलती है, माया तुरंत आंखें खोलती है और थोड़ी सी सर को साइड करती है अक्षु की ओर। अक्षु थोड़ी डर जाती है क्योंकि भाई साहब माया की आंखें हद से ज़्यादा लाल थे। और बोलने लगती है कि वो ये है कि आपको उस हालत में देख के उसकी हालत इतनी ख़राब हो गए थे। हम तो कल से इससे बात करने की हर तरीके से कोशिश कर रहे थे, पर ये कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी, जैसे कि बहुत बड़ी शॉक में चली गई हो। हमारे जान हलक पे आ चुके थे। अंकल, इधर ज़हरा, इकबाल, मैं खुद, देविका जी, हम सभी कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको पता भी है, कुछ खाई भी नहीं है कल से, ना सोई ना खाई, पानी तक नहीं पी रही थी। वो तो जब उसके वो फर्स्ट एड कराई, जैसी वो ये बोलती है ना, माया को कुछ याद आती है। वो अपनी नज़र को सीधा राधिका की हाथ की ओर करती है। राधिका अपनी हाथ थोड़ी सी ऊपर करते हुए बोलती कि बैंडेज करा ली है मैंने। तो माया थोड़ी सी शांत रहती है, वो वैसे भी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। अब धीरे धीरे उसकी आंखों की वो रंग थोड़ी सी नॉर्मल सी हो जाती है। वो जो इतनी गहरी लालीपन आ चुके थे, वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाता है। जैसी अक्षु ये देखती है, वो बोलती कि देखिए, आई रिस्पेक्ट योर लॉट, लेकिन आपसे पहले मेरे लिए राधिका है और वो हमेशा रहेगी। लेकिन उसके मामले में ऐसा नहीं है और आई फील जेलस। वो अब इतना प्यार कर बैठी है कि वो आपके आगे किसी को देख ही नहीं पाई। मुझे थोड़ी सी बुरी ज़रूर लगी है, पर ठीक है, वो खुश है तो मैं भी खुश। वो जैसे ये बोलती है, माया बस उसकी ओर घूर के देखने लगती है। इधर अक्षु को राधिका बोलती कि तू क्या बोले जा रही है? हाँ, तो जो चीज़ मन में है वो बोल देनी चाहिए। वैसे भी तुझसे तो डिसअपॉइंटेड ही हूँ मैं, तो कम से कम उनसे तो बोलूँ कि तूने क्या क्या किया उनके चक्कर में। सीरियसली अक्षु, ये कोई बोलने की चीज़ है यहाँ पर? हाँ तो देखिए माया जी, हाँ बोली, क्या मैंने कुछ गलत किया आपको बोल के? माया बस थोड़ी सी आंखों से इशारा कर देती कि नहीं। अक्षु भी बोलती कि देख, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी माया थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस में कहती है, अक्षु, जी खाना लेके आओ। सॉरी, मैं समझी नहीं। यू से ना कि राधिका ने कुछ नहीं खाई। हाँ, उसने कल से कुछ नहीं खाई। मैं यही तो बोल रही हूँ कि आपके चक्कर में वो प्यासी ऐसी उसकी हालत ख़राब कर दी है। मतलब वो, क्योंकि राधिका ने आंखें दिखा रहे थे उसको उसी वक्त। तो माया बस बोलती कि हाँ तो बस खाना लेके आओ। अब मैं अभी जाती हूँ। इधर राधिका बोलने लगती कि अब मुझे भूख नहीं है, लेकिन
कहीं ना कहीं माया अपने हाथ से इशारा कर देती है। अक्षु फटाक से निकल जाती है। राधिका के लिए खाना लाने के लिए वो चली जाती है। तभी राधिका के पापा बोलते कि क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, आपकी बेटी ना प्यार में पूरी अंधी हो चुकी है। बाप रे बाप! अब मुझे समझ आई कि वो सीधा ना आप पे ही गई है। जिस तरह से आप आंटी की प्यार में अंधे हो चुके हो। बेटा क्या क्या बोले जा रहे हो? अंकल सच, हकीकत जो मेरे सामने है। वैसे वो जो बातें आपको बोली है ना आंटी के लिए, एक दिन ऐसी भी आएगी कि मैं भी वो सारी बातें दोहराऊंगी, और तब की टाइम में ना वही बातें होंगे, वही अल्फाज होंगे, लेकिन बस इंसान एक्सचेंज होंगे। उसकी मम्मी की जगह वो खड़ी होगी और उसकी जगह शायद मैं। वही शब्द उसके लिए प्रयोग करे जाएंगे। मैं बस उसी पल की इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है बेटा, पर ये सारी बातें कर क्यों रही हो तुम? क्योंकि कब से मैं बोली जा रही थी आपकी बेटी को खा ले, कुछ खा ले। ये भी बोली कि मुझे भूख लगी है, लेकिन भाव ही नहीं दी। लेकिन अब देखिए, जैसी उसकी बंदी ने बोली कि बस इशारा करी, वो भी बोली नहीं है। वो तो ऐसी चुप है जैसे कि पहली बार बोली और पहली बार में हामी भर दी। राधिका के पापा और कुछ नहीं बोलते हैं। वो बस इतना बोलते कि समझ सकता हूँ। हाँ हाँ अंकल, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे इस मामले में। बेटा कम से कम तुम तो मजाक मत उड़ाओ। ना ना अंकल, मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ। चलिए मैं उसके लिए खाना लेके आती हूँ। और ये बोलते वो साइड से चले जाता है। राधिका बैठती है माया के पास। माया के पास जैसे वो बैठती है ना, फिर से पता नहीं उसे क्या पिंच कर रही थी दिमाग में। कुछ तो थी, वो मिस कर रही है। माया जैसे ही नोट करती है कि वो पता नहीं कौन सी ख्यालों में खो चुकी है, तभी वो बोलती है क्या क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं। आर यू श्योर? एक्चुअली आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रही है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। कुछ तो मिस किया जो मुझे याद नहीं आ रही है। कुछ थी शायद, जो शायद मुझे याद रहने चाहिए थे पर है नहीं। पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। पता नहीं दिमाग से चले गए कि क्या हुआ है, मुझे याद ही नहीं आ रही। लेकिन बार बार दिमाग में पिंच हो रहा है कि कुछ तो थे जो मैंने मिस कर दी। जस्ट काम डाउन। मैं ठीक हूँ, और अगर मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। बस ऐसे ही ठीक रहनी है, ऐसे हालात में नहीं आनी है। राधिका बस माया की हाथ पकड़ी हुई वहाँ पर बैठी हुई थी। ये जो पल थे ना बहुत खूबसूरत थे। कुछ समय पहले तक तो, जब तक माया ने आंखें ना खोली थे, तब तक मानो कि उसकी ज़िंदगी की कोई मतलब ही नहीं है। ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। हर एक पल, हर एक सेकंड उसके लिए इतनी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब से माया ने आंखें खोली है, ऐसे मानो कि नई तरीके से एक शुरुआत होने जा रही है या हो चुकी है। माया की हाथ को बड़ी सावधानी से पकड़ती हुई, बस इतना अच्छे से पकड़ी थी ना कि बड़ी कीमती चीज़ है, और बार बार उसके हाथ को सहला रही थी। माया हर थोड़ी देर में अपनी आंखों को बंद कर रही थी और खोल रही थी। राधिका बोलती कि दिक्कत तो नहीं हो रही है कोई, मैं डॉक्टर बुलाऊं? तभी वहाँ पे 2 नर्स आते हैं डॉक्टर के साथ। एक्चुअली अब इन लोगों को कैबिन में शिफ्ट करे जाएंगे, और वैसे ही होते हैं। माया को वहाँ से शिफ्ट करे जाते हैं कैबिन में। राधिका भी जाती है, लेकिन जैसे ही राधिका कैबिन में जाती है, भाई साहब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो हॉस्पिटल के कैबिन कम और 5 स्टार होटल के लग्जरी रूम ही लग रही थी। भाई साहब इतना बड़ा वो बेड थे, एक्स्ट्रा भी बेड थे, काउच थे जहाँ पर ऑलरेडी 2 लोग सो सकते हैं। इतना सारे चीज़ें, हर एक चीज़ मौजूद थी। टेलीविज़न, एसी, छोटा सा फ्रिज, सब कुछ। वो अंदर जाते ही मन ही मन बोलते कि जैसी उम्मीद करी थी वैसी ही है। इधर एक नर्स बोलती कि मैम आप और कुछ चाहिए? तो राधिका नर्स की ओर देख के बोलती कि मुझे नहीं लगती कि और किसी चीज़ की ज़रूरत भी होगी यहाँ पर। मैं सोच लूँगी कि मैं घर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मैं घर ही हूँ। नर्स राधिका की ओर एकटक देखने लगती है। इधर डॉक्टर वो माया से बात कर रहे थे। बातों बातों में डॉक्टर ये बोलते हैं कि मैम
आपके हार्ट साइड पे जो सर्जरी हुई है वो थोड़ा रिस्की थे और सेंसिटिव है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी फोर्स आप फ़िलहाल तो नहीं कर सकते अपने साथ। अगर थोड़ी सी भी खिंचाव होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकते हैं। ये बात राधिका भी सुनती है। डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों का शेड्यूल टाइम थे, वो हर जब वक्त होंगे शेड्यूल के वो आके चेक करके जाएंगे। ऐसी सीन थे। माया राधिका की ओर देखती है। राधिका कभी इधर जा रही थी, कभी उधर, कभी विंडो के साइड से वो पर्दे को थोड़ी सी साइड करके देख रही थी। वो जो मासूमियत थी ना राधिका की, अब वो वापस आ चुकी थी। वो बच्ची की तरह कभी इधर जा रही है, कभी वॉशरूम चेक कर रही है, कभी उधर तो कभी इधर। माया बस अपनी नज़रों से उसे निहार रही थी। वैसे वो सर प्रॉपर हिला भी नहीं पाती, पर जितनी उससे हो सकती थी उतनी। और तभी वो थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में बोलती है, मिसेस मल्होत्रा। राधिका जैसी धीमी सी आवाज़ सुनती वो फटाक से आती है। हाँ हाँ बोलो ना। यू नो वेरी वेल। क्या? कि मैं सर प्रॉपर हिला नहीं सकती हूँ। हाँ तो ऐसे वैसे घुमा मत करो, एक जगह पे खड़ी रहो। ओके, तो तुम्हें मुझे देखनी है? तब माया कुछ नहीं बोलती है। राधिका उसके ठीक पास में ही बैठ जाती है। तो मैं बैठ सकती हूँ और मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे बस देखते रहे तो, बट तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम आंखें बंद कर सकती हो। माया कुछ नहीं बोलती है। राधिका अपनी से ही बात करने लगती है कि उसको क्या फील हुई थी जब माया उससे बात नहीं कर रही थी, आंखें बंद कर ली थी, वो वाले सिचुएशन। और माया बस अपनी आंखों से, बल्कि टिमटिमाती आंखों से बस राधिका को देख रही थी। इधर जब अक्षु खाना लेके आई थी तो वो जब वार्ड में जाती है तो देखती है वहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर पता चलता है कि कैबिन में शिफ्ट हो चुके थे। अब जब वो कैबिन पर आती है तो भाई साहब उसके भी होश उड़ ही चुके थे मानो। और तभी वो एंटर करते ही फटाक से बोल पड़ती है, ये कौन सी जगह है? अरे मैं हॉस्पिटल में ही हूँ ना, थी ना। पर तभी वो सामने देखती है और राधिका को देख के वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। एक बार अच्छे से पूरी कमरे को छांग लेती है अपनी आंखों से। इधर राधिका जब भी देखती है वो बोलती कि क्या हुआ, तू वहाँ पे क्यों खड़ी है और क्या घूर रही है? अरे मुझे लगी कि मुझे वहम सी हो गई है, मुझे लगी कि मैं हॉस्पिटल छोड़ के कहीं और तो नहीं पहुँच गई। यार हॉस्पिटल के कैबिन इतने अच्छे हैं, मुझे नहीं पता थे। अगर ऐसे कैबिन मुझे मिल जाए तो मैं तो ज़िंदगी गुजार लूँ। अक्षु की बातें सुन के राधिका हंसती है और वो बोलती कि पागल, कुछ भी, आजा खाना लेके आई है ना? अरे भूल गई मैं, हाँ खाना ही लेके आई हूँ, पर यहाँ पे खाएंगे माया मैम के सामने। तभी राधिका को भी लगती है कि कहीं ना कहीं माया को कोई दिक्कत हो सकती है ऐसे खाने की स्मेल वगैरह से, ऐसा उसे लगती है। तो माया की ओर देखती है, बोलती कि हम बाहर जाके खा सकते हैं। माया आंखों से इशारा करती है और उसी से वो समझ जाती है कि नहीं यहाँ पर खाओ। तभी राधिका माया की तरह उस साइड से आती है अक्षु के पास और काउच साइड पे चली जाती है। बोलती कि नहीं, उन्होंने यहीं पे खाने के लिए बोली, पर कब बोली मैंने कुछ सुनी नहीं। वो इशारा करी है ना। क्या बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आई कुछ इशारे, तुझे समझ आ गई। सही दिशा में जा रही है तू, ठीक है, क्या कर सकते हैं, चल मुझे भूख लगी है, खा लेते हैं पहले। और ये दोनों खाने लगते हैं। माया बस अपनी नज़रों से राधिका को देख रही थी। राधिका हर थोड़ी देर में माया को देख रही थी। इधर खाना वगैरह जैसी हो जाती है, अक्षु की मोबाइल पर इधर सारा इकबाल की कॉल आती है। ग्रुप कॉल में तो रिसीव करती है और वीडियो कॉल थी तो थोड़ी सी राधिका से बात हो जाती है। तो इकबाल बोलते हैं कि हम आ जाए क्या मिलने के लिए? राधिका बोलती थी कि नहीं फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बाद में आ जाना। ठीक है चल, ठीक है, फिर बाद में बात होगी, ध्यान रखना अपना, ठीक है, ऐसे डराइयो मत यार। हाँ ठीक है, सॉरी। और ऐसी बात होके कॉल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इधर तभी जैसे ही खाना कंप्लीट होती है, माया जो है वो
कुछ ढूंढने की शायद आंखों से ही कोशिश कर रही थी। राधिका जैसे ही नोट करती है बोलती कि कुछ चाहिए क्या? मेरा फ़ोन, हाँ वो है, 1 मिनट। तो जो माया थी वो जिस पिलो पे सर रखी थी उसके ठीक साइड में ही उसके फ़ोन रखे हुए थे। वो देती है माया के पास, ये रही। अक्षु वहाँ पे खड़ी थी और बस एकटक देख रही थी। इधर तभी माया अक्षु की ओर देखती है और राधिका थोड़ी कमरे से बाहर जाती है अपने पापा से बात करने के लिए, माया को बोलकर कि मैं अभी आई, क्योंकि उसको पूछनी थी कि उसके पापा ने कुछ खाए है कि नहीं। तो अक्षु तो खड़ी थी, बड़ी मासूम सी शक्ल बना के खड़ी थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, दुनियादारी उसे अभी तक समझ ही नहीं आई है। माया जब अक्षु की ओर देखती है तो बस इतना पूछती है कि कुछ कहनी है मुझे? आप, हाँ वो कहनी तो है। वो थोड़ी चलते हुए आती है, थोड़ी ही दूर से ही बोलती कि बस थैंक यू कहनी है। कहीं ना कहीं आपकी वजह से राधु और आंटी ठीक है, इसके लिए थैंक यू शायद थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन मेरे पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं राधिका को बहुत प्यार करती हूँ। देखिए गलत मत समझिए, वो नाना जी की तरह, मतलब वो बहने वाला प्यार। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ तो और उसकी हालत देख के मैं सहम सी गई थी। हाँ थोड़ी सी गुस्सा आई थी आप पर ठीक है। मुझे इतना समझ आ गई कि वो आपके साथ बहुत खुश है और आपसे बहुत प्यार करती है। तो बस इतना कहूँगी कि उसको तकलीफ़ मत दीजिएगा, वो आपसे बहुत प्यार करती है। और कुछ नहीं, बस ये इतनी ही कहनी है। बस थैंक यू कि उसको बचाने के लिए, ऐसे ही बस उसका ख्याल रख लेंगी तो बस और कुछ नहीं चाहिए। ओके, मेरी एक काम करोगे? हाँ बोलिए ना। तो वो कुछ बोलती है अक्षु को, अक्षु सुनती है और बोलती है कि ठीक है हो जाएगी। ठीक है तो तुम जा सकती हो। हाँ मैं निकलती हूँ। अब वो पूछेगी तो क्या बोलूँगी? हाउ कैन आई नो? अच्छा ठीक है, सच ही बोल देती हूँ, वैसे भी घर ही तो जानी है। ठीक है, ओके बाय। और हाँ एक और बात, वो पुलिस आए थे, वो उसकी स्टेटमेंट चाहिए थी, तो वो कुछ बातें बोलती है जिस तरह से वो बोली थी, जैसे कि राधिका ने कही थी कि जब तक उसकी माँ को सज़ा नहीं मिलती है माया को गोली मारने के लिए, तब तक वो कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। वो सारी सिचुएशन माया को बताती है। माया बस बोलती है ओके मैं देख लूँगी। ठीक है, मैं आ जाऊँगी रात से पहले, बाय। और उसके बाद वो वहाँ से निकलती है। जैसे ही वो निकलती है राधिका एंटर करने लगती, कब कहाँ जा रही है वो? पैसे भी देख, मैं कल से यहाँ पर हूँ यार, मुझे नहानी है, थोड़ी सी नींद ले ली है। मतलब तेरी तो ठीक ही है, नींद लेना ना लेना दोनों बराबर की जैसी है। अब उनको देख के तुझे सुकून ही मिलेगी, वही नींद समझ लूँगी मैं, पर मेरा क्या, मुझे सोनी है। अब तसल्ली हो गई कि वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो मतलब तू ठीक है, तो मुझे भी ठीक करनी होगी ना खुद को। तो घर जा रही हूँ, नहा धो के अच्छे से सो जाऊँगी, फिर आ जाऊँगी। ठीक है चल, हाँ ठीक है, ध्यान रख, ठीक है। तो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अक्षु जा रही थी तो देखते हैं जो राधिका के पापा है वो जाने लगता है। तो वो बोलती कि अरे अंकल आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मुझे ऑफिस जाना है। आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, फिर हॉस्पिटल में बस राधिका और वो। मैं आ जाऊँगा बेटा। वो तो मैं भी आ जाऊँगी ना अंकल। हाँ तो ठीक है ना, हम दोनों आ जाएंगे। हाँ ये भी सही है, चलिए अंकल चलते हैं।
यही बोलते हुए दोनों ही निकल जाते हैं। इधर मिस सपना बंसल पहुंचती है बंसल ऑफिस में। उनको इतना गुस्सा आई हुई थी, वो आते ही अपनी टेबल के ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें थी सब फेंकने लगते हैं। इतना गुस्सा थे कि उनके पास भी कोई जाने से डर रहे थे। तभी जैसे तैसे उनके भाई को ये पता चलता है तो उनके भाई एक मीटिंग में थे। वो मीटिंग ख़त्म करते ही वो सीधा आता है उनके कैबिन में और सब कुछ ऐसे बिखरे हुए देख के बोलते कि देव शांत हो जाइए, देव प्लीज़ शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊँ मैं, कैसे शांत हो जाऊँ मैं? फिर हार गई। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं सकती। माया से मैं नहीं हार सकती। वो मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश कर रही है, जो कि मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी, हर हाल में नहीं हो सकती है। मुझे राधिका को खोनी नहीं है, किसी भी हाल में नहीं। दीप शांत रहिए, नहीं खोएंगे आप अपनी बेटी को। और उस शख्स के बारे में पता चले कुछ? नहीं, मैंने लगाए हैं लोग, बस जैसे ही पता चलता है हो जाएंगे। और कुछ बात है दी जो बताने थे आपको। क्या? पापा ने आपको बुलाया है। जैसी ही मिसेस वर्धन अपनी पापा की बात सुनते हैं कि उन्होंने बुलाए तो वो समझ जाता है कि शायद अब बहुत से सवालों का सामना करने पड़ेंगे। तो वो बोलती कि बाद में मिल लूँगी। बाद में मिलने की ज़रूरत नहीं है दी, वो पापा ऑफिस में ही है। जैसे ही मिसेस वर्धन ये सुनते हैं वो थोड़ी सी शॉक हो जाते हैं। पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो आए थे। कहाँ पर है? मीटिंग रूम में। वहाँ से जैसी ये सुनती है वो सीधा निकल जाती है। केशव बंसल भी उनके पीछे पीछे वो मीटिंग रूम तक जाते हैं, जो कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पर बड़ी शांति से बैठे हुए उनके पापा जी, राधिका के नाना जी, बस कुछ सोच रहे थे। मनोज काका भी उनके पास खड़े थे। ऐसे गंभीर वाले सिचुएशन जैसे होता ना, बिल्कुल वैसे माहौल थे उस कॉन्फ्रेंस रूम का। मिसेस वर्धन अपनी पापा के सामने खड़ी होती है और वो अपने पापा के इंतज़ार नहीं करते, वो खुद ही बोल पड़ती है, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। हाँ, जो आपके सामने थे वो सारे सच थे। राधिका की शादी माया मल्होत्रा से हुई है। वही माया मल्होत्रा जो मधुबाला के पोती। जी, आगे बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन मैं इतना कहूँगा, तब भी तुम गलत थे और आज भी। लेकिन इस बार जो भी करना सोच समझ कर करना, और हो सके तो अपनी ज़िद को साइड में रख के करना। ये बोलते हुए वो उठ जाते हैं और वो केशव बंसल के ओर देखते हुए बोलते कि संभाल लो, बाकी चीज़ें घर जाके बात कर लेंगे। और यही बोलते हुए मिसेस वर्धन के पापा जी वहाँ से चले जाते हैं। जो मनोज काका है वो उनको संभालते हुए वहाँ से लेके जाते हैं। राधिका की मम्मी को इतना गुस्सा आती है कि मन तो कर रही थी कि पता नहीं क्या करेगी। वो मुट्ठी को इतनी कस के कांची हुई थी कि तभी केशव बंसल बोलते कि दी, हमें थोड़ा और सावधानी से चीज़ें सोचना चाहिए और करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जो अभी तक हम नहीं समझे हैं। अब नहीं पता इसमें माया का हाथ है कि नहीं है, ज़रूर उसकी हाथ है। उसको कम मत समझो तुम, अभी तक उसको नहीं पहचाने तो मतलब तुम उसके बारे में जानते तक नहीं हो। केशव बंसल इस बारे में और कुछ बोलते ही नहीं है, इतना तो वो भी जानते हैं उनकी दी को समझाना बस बेमतलब की बात है और कुछ नहीं। जैसा आपका है, आगे क्या करना है आगे मैं खुद करूँगी। यही बोलते हुए वो वहाँ से निकलती है
कुछ नहीं बोलती है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। देखते देखते शाम होता है। इधर शाम होते हैं लगभग 6 बज रहे थे। अक्षु जो घर गई अच्छे से नहा धो के थोड़ी बहुत रेस्ट लेती थी, आधे घंटे तक ही, लेकिन उसकी उसी रेस्ट को भंग करने में कृष्णा माहिर थे। वो आते ही पूरा भेड़ जाता है कि तू गई, फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया, पार्टी से ऐसे आ गई, आखिर हुआ क्या है। और राधिका के बारे में फ़िलहाल तो कुछ बात करनी नहीं चाहती थी अक्षु कृष्णा से। वो बस इतना बोल रही थी कि कुछ नहीं हुआ, बस सर दुख रही थी, मुझे थोड़ी देर बाद फिर निकलनी है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जानी है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों? तभी वो थोड़ी पॉज हो जाती, फिर वो बोलती कि एक्चुअली वो राधिका के जो पार्टनर है ना, अच्छा वो माया मल्होत्रा, इज्जत से नाम लिया कर। हाँ ठीक है, जो भी है। क्या हुआ? हाँ तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, राधिका वहाँ पर है, तो बस कुछ शॉपिंग करनी है। फ़िलहाल तो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे करनी है। अच्छा, जैसे दुनिया भर की काम तू लेके रखी है अकेली, और किसी को कोई काम धंधा है ही नहीं। अरे भाई तो तू करना, मुझे मेरी सर क्यों खा रहा है? पहले से दिमाग की चढ़ी हुई है मेरी, जा तू यहाँ से। कृष्णा भी उठ के चला जाता है। हाथ होता है, मैं नॉर्मली बात कर रहा था। आया बड़ा नॉर्मली बात करने के लिए। इधर तभी अक्षु के मोबाइल पर कॉल आती है। वो नंबर वो पहचानी सी लग तो रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। फिर वो रिसीव करते बोलती कि हेलो कौन? मैं कौन? मैं किसी का नाम तो होते नहीं है, कुछ नाम तो होंगे आपके। हे भगवान अक्षु, तुम मतलब छोड़ो, खैर मैं देविका। हाँ तो मैं करके ऐसे बोल रहे, अब बकरी तो है नहीं। मैं ऐसे क्या थोड़ी ना पहचान जाऊंगी? नाम है, नाम बोली, नंबर सेव है नहीं मेरे पास। ओके फाइन, मैं देविका हूँ। हाँ जी बोलिए देविका जी, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? कुछ नहीं, बस इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। माया ने कही है तुम्हें राधिका के लिए, जो उसने कही थी वो सारी चीज़ लेके जल्दी हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। जी मैडम, अब मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, इंसान हूँ ना, तो इंसान के हिसाब से मुझे थोड़ी रेस्ट भी चाहिए होगी, है ना? या फिर आप मुझे रोबोट समझती है? आई यू सीरियस? मैं कोई झगड़ा करना नहीं चाहती और ना ही मैं उसके मूड में हूँ। हमेशा क्या मजाक मस्ती सोचती रहती हो क्या तुम? मैं किसी सीरियस विषय में, खैर छोड़ो, बस थोड़ी सी जल्दी चली आना, बस इतना कहनी थी। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अक्षु भी बोलती कि बड़ी बदतमीज़ औरत है, खुद ही कॉल करी, खुद ही चीज़ें सुनाई और खुद ही काट कर दी। मतलब वाहियात, ऐसे कौन करता है? मेरी कुछ रिस्पेक्ट है कि नहीं? ऐसे कैसे कॉल कट कर दी? और फिर वो कॉल बैक करती है। अब की बार देविका बोलती कि नाउ व्हाट यू वांट। एक तो मैडम पहले सुनिए, कोई नौकर तो हूँ नहीं मैं आपकी, ठीक है? मैं अपनी दोस्त के लिए खुशी में कुछ करूँगी वो बात अलग है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती हैं। होंगी आप कोई किसी चीज़ की लॉयर वायर, उस चीज़ से मुझे क्या लेना देना? तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट के तौर पे बात कीजिए, ऐसे मुंह पे कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए आप। मैंने कॉल नहीं करी, आपने करी थी, तो थोड़ी सी ध्यान रखिए। देविका जो एक लंबी सांस लेती है वो बोलती कि फाइन, आई एम सॉरी मैम कि मैंने आपकी मुंह पे कॉल डिस्कनेक्ट करी। अब मैं बोल के डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? मैं रख रही हूँ। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करती है। अक्षु फिर जो है वो तैयार होकर अपनी मम्मी को बोल के वो निकल जाती है। वो निकलती है, वो ज़ारा को कॉल करती है, इकबाल को कॉल करते हैं। इकबाल को कुछ काम थे तो वो आया नहीं था। वो ज़ारा को लेकर पहले शॉपिंग मॉल जाती है, कुछ कपड़े वगैरह लेती है। एक्चुअली माया ने वही कही थी, क्योंकि राधिका जो साड़ी में थी ना अभी तक, उसमें अब भी कुछ खून, वैसे खून के छींटे जो थे, वो सारी चीज़ शायद माया को अच्छी नहीं लग रही थी, और इसीलिए वो बस इतना कही थी कि राधिका के लिए कुछ कपड़े लेके आना। बस अब वही काम कर रही थी। ज़ारा और अक्षु मिलके शॉपिंग वगैरह कर लेती है और फिर जाते हैं हॉस्पिटल। जैसे ही ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते देखते हैं राधिका, जो इतनी बड़ी बेड थी, माया जिस साइड पे थी, एक साइड पे वो चेयर पे बैठी हुई थी, बस सर को माया के साइड पे बेड के ऊपर टिका के पूरी तरह से सो चुकी थी, और माया बस एकटक उसे देख रही थी। जैसे ही ये दोनों जाते हैं, माया दोनों की ओर देखती है और बस उंगली से इशारा करती है कि ज़्यादा ज़ोर से बात ना करें।
अक्षु समझ जाती है। अब वो जो शॉपिंग वगैरह करी थी वो सारे बैग्स वगैरह वो काउच के ऊपर रख देती है। इधर ज़ारा जाती है दूसरी तरफ माया के पास, वो पूछती है हालचाल, नॉर्मली बात करती है, और उसके बाद कुछ देर रह के जब देखती है कि राधिका उठ नहीं रही है तो वो दोनों ही माया से बोल के चली जाती है। एक्चुअली अक्षु को बस इसीलिए वापस हॉस्पिटल जानी थी, बस वो देखे वो वापस चली गई थी। इधर जब राधिका उठती है तो देखती है माया अभी उसकी ओर देख रही है। बोलती है क्या क्या हुआ, तो इशारा देके काउच की ओर दिखाती है। राधिका जब पीछे मुड़ती है तो वहाँ पे बैग्स थे। बोलती कि ये क्या है। माया धीमी सी आवाज़ में बोलती है क्राइसिस है, वॉशरूम जाओ और फ्रेश हो लो। अरे सारी। राधिका एक बार खुद की ओर देखती है, उसे भी समझ आती है तो वही करती है जो माया कहती है। इधर तभी केविन के दरवाज़ा खोलते हुए एक शख्स अंदर की ओर आती है, और ये कोई और नहीं मिस सपना बंसल थी, जो बड़ी गुस्से में आती है चलती हुई। और उसी वक्त माया, मानो कि माया शायद इसी पल के इंतज़ार कर रही थी, या तो उसे पता थी कि मिसेस वर्धन शायद किसी भी वक्त आ सकती है उससे मिलने के लिए। क्या पता कि वो ये सारी चीज़ पहले से जानती हो। भाई जब उसकी चेहरे में वो गुरूर, वो एटीट्यूड वाला लुक वापस आ जाती है, आंखों में वो रुतबा फिर से चमक उठते हैं। सामने की ओर बस एकटक देखती है। मिसेस वर्धन जैसी उसके पास जाते हैं, वो बोलते हैं अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके, तुम्हें देख के मुझे एक कहावत याद आई। वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल अब भी वैसी की वैसी ही है। आखिर तुम्हारी प्लान में कामयाब हो ही गई, लेकिन इसे अपनी जीत मत समझना। तुम्हें मैं अपनी बेटी को खुद से दूर करने कभी नहीं दूंगी। ये मत सोचना कि तुम मेरी कमज़ोर कड़ी को पकड़कर मुझे हरा सकती हो, कतई नहीं माया, ये भूल कभी मत करना। माया कुछ नहीं बोलती, वो बस सामने की ओर देखती है। ये सब कुछ तुमने ही की ना, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब में तुम्हारी ही हाथ है, तुम्हारी ही चाल थी। और आज तुम्हारी इस प्लान के लिए मैं अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए सिर्फ नफरत देख रही हूँ। इसका जवाब तो तुम्हें ज़रूर देनी पड़ेगी। और रही बात, मुझे फिर से अगर धमकाने की कोशिश करी ना दूसरे तरीके से, तो याद रखना। ये बात सुनते ही माया, उसकी आंखें थोड़ी सी गहरी हो जाती है। वो नॉर्मली धीमी सी आवाज़ में बोलती है, अच्छा तो आप श्योर है कि ये सब कुछ मैंने किया है? बिल्कुल, कोई शक है ही नहीं इसमें, नो डाउट। आई एम डैम श्योर कि इसमें तुम्हारी ही हाथ है। वैसे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी है मिसेस वर्धन, लेकिन इस बार आप गलत हो। वैसे आपके लिए मेरे पास कुछ है। ये सुनते ही मिसेस वर्धन जो उसे घूरने लगती है, तभी माया जो अपने फ़ोन को लेने की कोशिश कर रही थी, तो उसके हाथ में वो प्रॉपर जा नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूज़ करते करते वो थोड़ी सी हाथ हिलते हिलते थोड़ी सी साइड हो गई थी। अब वो प्रॉपर उठ भी नहीं पाएगी। तो वो देखती है, जैसी देखती है तो आंखों से इशारे से समझ जाती है। तो मिसेस वर्धन गुस्से में आती है और फ़ोन को उसी साइड में करती है। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैंने कही नहीं आपको, आप ही आई। खैर, तो वो कुछ तो करती है अपनी फ़ोन के साथ। उसके तुरंत बाद ही मिसेस वर्धन के फ़ोन में एक बिप होती है, जैसे कि मानो एक रिकॉर्ड हो या पता नहीं वॉइस टेक्स्ट हो, कुछ तो थे। अब वो माया की ओर देख के बोलती है कि ये क्या है, चेक इट। आपकी कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दे। जैसी वो ऑन करती है, वहां से सामने से किसी की चिल्लाने की आवाज़। एक शख्स, ये क्या किया तुमने? हाँ, मैंने कहा था ना थोड़ा सा सब्र करो।
सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही हो रहा है ना। मैं क्या करता पापा, मेरे खून खौलने लगे थे। बस जो सोचा वही किया। देखो, इस मुकाम पे आकर हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं ईशान, मत भूलो। जब इतने वर्षों तक इंतज़ार किया है तो थोड़ा और ही सही। मत भूलो, बंसल के सारे प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं राधिका के नाम पे ही है। हम सीधा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, मत भूलो ये। तो मैं क्या करता? हाँ, आपके भरोसे बैठा रहा ना। मैं भी तो चाहता था, लेकिन क्या हुआ हमारे प्लान के अनुसार। और मैं भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता अब, हरगिज़ नहीं। अब बहुत हुआ। दोनों को साथ देखते ही मेरे खून खौल जाता है। ये माँ बेटी की चैप्टर सोचा कि ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। देखो बेटा, जोश में आकर होश मत खो बैठो तुम, सबर करो। आप करिए सबर। इतने साल तक कर रहे थे ना इंतज़ार, क्या मिला आपको? क्या मिला? देखो ईशान, मैं सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार ही कर रहा हूँ। बस मुझे वो करने दो। करते रहिए आप अपना प्लान। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। अब नहीं करना कोई सवार, मुझसे नहीं होता। मुझे जो लगेगा मैं वही करूँगा। हाँ ठीक है, आज बचा लिया है उसकी माँ ने उसे, लेकिन कितने दिन तक? ये बात जैसी ही होते हैं तभी पता नहीं कुछ तो होते हैं कि वो वॉइस ख़त्म हो जाते हैं। मिसेस वर्धन की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो माया की ओर एक टक देख रही थी, सवाली भरी नज़रों से। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जानेंगे कि कहानी में आगे क्या होंगे, और जब राधिका को पता चलेगी कि उसकी माँ आई हुई है तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, और क्या ये बातें उस तक पहुँच पाएगी, और आखिर वो क्या थी जो वो मिस कर रही है, जो उसे याद नहीं आ रही है। जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।